हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी उनका ओरिजिनेशन होता है। माइलॉइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात की थी। आज मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगी आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन हम नहीं करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है। बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हल्का सा बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं, उनके बारे में बताया था। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है डब्ल्यूबीसीज के बारे में कि कितना किसका रेशो है वो दिखाया गया है। तो अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की, तो वो मैंने दो तरह की बताई थी। एक थी ए ग्रैनुलर और एक थी ग्रैनुलर। तो जो ए ग्रैनुलर थी उनको ए ग्रैनुलोसाइट भी कहते हैं और ग्रैनुलर को ग्रैनुलोसाइट भी कहते हैं। तो जो ग्रैनुलोसाइट थी वो तीन तरह की थी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल। एंड जो ए ग्रैनुलर थी, ए ग्रैनुलोसाइट थी, वो दो तरह की थी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो जो ग्रैनुलोसाइट है उनमें जो बेसोफिल है, बेसोफिल का रेशियो है 0.5 से 1%। ये बहुत ज़्यादा कम होती है। बेसोफिल अगर आपको अपने एक्सपेरिमेंट में दिख रही है तो डेफिनेटली आपको किसी तरह की कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में हमें दिखाई देती है जब बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होता है या होता है इन्फेक्शन तब। उसके बाद है सेकंड, दैट इज़ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा पार्ट बनाती है हमारी ग्रैनुलोसाइट का, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 60 to 70%। और अगर एसिनोफिल की बात करते हैं तो ये 2 to 4% है जो हमारी ग्रैनुलोसाइट का फॉर्मेशन करती है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ग्रैनुलोसाइट अप्रोक्सीमेटली 75% फॉर्मेशन करती है और एक ग्रैनुलोसाइट 25, लगभग लगभग। ये कोई एक्यूरेट रेशो नहीं है पर इतना ये बनाती हैं। तो अगर ग्रैनुलोसाइट को देखते हैं तो ग्रैनुलोसाइट में नंबर 1 पे आती है न्यूट्रोफिल, जो कि 60 to 70% बनाएगी। एसिनोफिल जो कि 2 to 4% बनाएगी, सेकेंड नंबर पर आती है। और बेसोफिल जो कि 0.5 से 1% बनाती है, ये बहुत रेयर होती है, ये थर्ड नंबर पर आती है। उसके बाद है ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में दो सेल्स आएंगी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 to 25% का फॉर्मेशन करती है और मोनोसाइट 3 to 8% का जो फॉर्मेशन है वो करती है पूरे ब्लड का, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स का। और लिम्फोसाइट आगे टी सेल, बी सेल, एनके सेल, ये तीनों तरह की हो सकती है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। आप एक बार इसमें इसकी शेप चेक कर लो अच्छे से। ये देखो, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में जब आप देखते हो तो टी सेल, पी सेल कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता होता। लेकिन जो सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, बट उनका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा एरिया ऑलमोस्ट कवर कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। तो जो ये अंदर की बाउंड्री आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है सेल का और ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। अगर मोनोसाइट की बात करते हैं तो मोनोसाइट की सेल जो होती है वो लिम्फोसाइट की सेल से बड़ी होती है साइज़ में। अगर आपको बड़ी साइज़ में कोई सेल दिख रही है जिसका आधे से ज़्यादा एरिया उसके न्यूक्लियस ने कवर किया हुआ है और वो जो है होर्स शू शेप में है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरीके की शेप में इसका न्यूक्लियस है, तो ये मोनोसाइट होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये पूरी सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। और एक तरह से ये मतलब कि इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी में हम ग्रैनुलोसाइट पे जब चलते हैं तो डेफिनेटली इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और बेसोफिल जो कि यहाँ पे दिख रही है, दिस इज़ बेसोफिल। इस बेसोफिल की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, कोई भी डेफिनेट शेप इसकी नहीं होती है, बट इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेट शेप से क्या मतलब है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है इसके अंदर, कि वो कितने लोब है उसके अंदर, कितने न्यूक्लियस कितने सारे हैं, एक दो, वो सब डिफाइन नहीं होता है अच्छे से बेसोफिल में। फिर आती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में जब आपको बहुत सारे बिखरे हुए न्यूक्लियस दिखाई देते हैं तो आप उसको बोलोगे कि ये न्यूट्रोफिल है। बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और ये तो दिखती ही नहीं है ब्लड के अंदर, बहुत रेयर केसेस में, किसी एक दो स्टूडेंट्स के केस में ही ये दिखाई देती है। एसिनोफिल जो होती है, एसिनोफिल में बेसिकली आपको एक इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी जैसे आपके हेडफोन्स होते हैं, उसमें दोनों तरफ की जो न्यूक्लियस होते हैं बाइलोब्ड होते हैं इसके न्यूक्लियस, ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होते हैं, इसका बाइलोब न्यूक्लियस होता है।
और इसमें वैसे बेसोफिल में जो न्यूक्लियस है उसको एस शेप का न्यूक्लियस बोलते हैं, बट एज सच ऐसा कोई प्रीडिफाइंड नहीं होता है इसका न्यूक्लियस, इतना खास अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होता है। ये सेनोफिल में आपको दो लोग दिखाई देंगे जो एक रिबन से अटैच होंगी, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे आपके हेडफोन्स होते हैं। तो इसी तरह के तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सेनोफिल जो है वो हमें ऑब्जर्व होंगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हाँ जी यहाँ पे देखिए, ये है ये सेनोफिल, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है और बीच में एक ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारे ईयरफोन में एक इधर ईयरफोन होता है, एक इधर होता है और बीच में वायर से कनेक्ट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेनोफिल, और ये ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ग्रैनुलोसाइट है। ये होती है बेसोफिल, जिसको हम एस शेप न्यूक्लियस बोल देते हैं, बट ऐसा इतना खास विजिबल नहीं होता है, इसमें भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसोफिल। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रोफिल में क्या होता है, मल्टी लोब आप देख सकते हो, बहुत सारे लोब्स हैं, 1 2 3 4 5, ये सब लोब हैं जो ब्लूइश कलर में आपको दिख रही हैं, तो ये न्यूट्रोफिल है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सारी की सारी ग्रैनुलोसाइट की फॉर्म। अब मैं आपको आरबीसी के बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में बता देती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से अपना हर एक सिंगल सेल को स्टडी कर सकें जो डब्ल्यूबीसी की होंगी। तो आइए, ओके, तो ये है हमारी आरबीसी जो होती हैं, दे आर नॉर्मल मेच्योर रेड ब्लड सेल्स, आर यूनिफॉर्म इन साइज, मतलब ये साइज में यूनिफॉर्म होती है। इनका डायमीटर जो होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, हमेशा ये बात याद रखना कि इरिथ्रोसाइट के पास, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनके पास किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर राउंड एंड फ्लैटेंड विद डिप्रेशन एंड इन द मिडल, जिसको हम बाइकन्केव नेचर का बोलते हैं। उसके अलावा ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। आरबीसीज के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इस वजह से पिंक से रेड कलर की अपीयर होती हैं। और आरबीसी की नॉर्मल अपीयरेंस को हम उसको अगर वो नॉर्मल अपीयर हमें हो रहा है तो हम उसको नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे और नॉर्मोसाइटिक बोलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल अपीयरेंस को हम आरबीसी की नॉर्मोक्रोमिक या नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं। तो ये तो थी बात आरबीसी के बारे में, बहुत सिंपल सी मैंने बताई है, डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मुझे ऑब्जर्व नहीं की गई है, मैंने नहीं की है अपने एक्सपेरिमेंट में, और मेरे एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव जो था वो डब्ल्यूबीसी पे फोकस करना था। तो अभी बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये है प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में अगर कहीं पे ब्लड का जो है फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्लोटिंग में बहुत हेल्प करती हैं। दीज आर द सेल फ्रेगमेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया था माइलॉइड स्टेम सेल से ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि बोन मैरो के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, उनसे ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए उनको सेल फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। दैट डेवलप फ्रॉम लार्ज बोन मैरो एंड बोन मैरो सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। दीज आर 3 to 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। इसका जो रेशो होता है वो जो अमाउंट होता है 3 to 4 लाख होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का होता है। एंड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो जो है हमारे डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, इस वजह से उस टाइम पे प्लेटलेट्स, या मतलब हम बोलते हैं कि प्लेट्स की ज़रूरत होती है बाहर से जो हमें लेके आनी होती है, प्लाज्मा के थ्रू हम उसको देते हैं। तो यहाँ पे हम डेंगू फीवर में इनका जो अमाउंट है वो चेक करते हैं। व्हेन देयर इज़ ब्लड वेसल इंजरी, कोई भी ब्लड वेसल में इंजरी होती है या अदर ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स जो होती है वो बिकम एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाती है तभी, और वो ट्रिगर कर देती है उस पार्ट की क्लोटिंग को। मतलब वहाँ पे क्या होता है, हमारी जहाँ पे ब्लीडिंग हुई होती है वहाँ पर ये सारी प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाती हैं और एक तरह का थक्का जमाना शुरू कर देती हैं, क्लोटिंग का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसको हम ब्लड क्लोट कहते हैं। तो प्लेटलेट का मेनली यही फंक्शन होता है। ओके, तो आपको प्लेटलेट्स के बारे में पता चल गया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट को लिखने का तरीका होता है कि आपको पहले हर एक चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके बाद आपने क्या चीज़ें किस तरीके से आपने प्रोसेसर को फॉलो किया है वो सब लिखना होता है आपका, क्या क्या आपने जो जो चीज़ें देखी हैं उनका क्या फंक्शन होता है उनके बारे में लिखना होता है, और उसके बाद आपको अपना रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट में आपने क्या ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, फिर आपको एंड में रिजल्ट लिखना होता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है और क्या ऑब्जर्व नहीं किया है, क्या आपके जो चीज़ें आपने देखी हैं अपनी स्लाइड में वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो ये आपका रिजल्ट होता है और एंड में आपका डिस्कशन होता है कुछ फोटोग्राफ्स के साथ जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में 1 by 1 बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वो शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी बेसिकली, इतनी बड़ी नहीं होंगी। ओके।
ओके, थैंक यू।